नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 में जो हमारा किताब यानी हमारी जो पुस्तक चल रही है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और आज चैप्टर नंबर जो 2 है उसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नगरों और शहरों की जो बात कर रहे थे, गाँव यानी ग्रामीण एरिया की जो बात कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हुए वो सारी बच्ची कुची बातें करने वाले हैं जिनके अंदर हमें ये जानना है कि वास्तव में गाँव और शहर जो है वो अलग है, लेकिन किन कारणों से हैं, और शहरों में भी कौन से शहर अलग हैं और गांव में भी कौन से गांव अलग हैं। तो मुख्यतः आज हम उन शहरों की बात करेंगे जो बहुत पुराना है, जो बहुत नए हैं, और मध्यकाल के तौर पर कौन से जो नगर यानी कि शहर डेवलप हुए, वो सारी चर्चाएं आज के इस लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सबसे पहले नगरीकरण की जो परिभाषा है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में बताएंगे, हम उनको सुनेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि नगर की परिभाषा तो हम सर पहले ही समझ चुके हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, वो नगरीकरण की परिभाषा है, हमने नगर की परिभाषा पढ़ी है। इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नगर की विशेषताएं, नगर में ऐसा क्या होता है कि लोग उस तरफ चले जाते हैं, सुविधाएं होती है, वो कौन सी सुविधाएं होती है ये भी हम देखेंगे। भारत में नगरीकरण, भारत में जो नगरीकरण हो रहा है यानी भारत में लोग नगरों की तरफ जा रहे हैं, यही नगरीकरण है। तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, नगर जो है उनका प्रक्रिया के तौर पर वर्गीकरण देखेंगे। यानी हमने नगरों को पुराने, नए और मध्य के हिसाब से तो देख लिया, लेकिन प्रक्रिया के आधार पर कौन सा नगर क्या कहलाता है, किसी जगह मिलिट्री रहती है तो वो छावनी नगर क्यों कहलाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले। तो शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार लेक्चर को, और सबसे पहले हम नगरीकरण को ही समझ लेते हैं कि नगरीकरण है क्या। नगरीकरण की परिभाषा की अगर बात करें तो नगरीकरण अपने आप में एक अलग मसला है। नगरीकरण जो है उसके बारे में सबसे पहले बता रहे हैं श्रीनिवास, और फिर बता रहे हैं किंग्सले। फिर कौन बता रहा है? किंग्सले। श्रीनिवास और किंग्सले नगरीकरण के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? नगरीकरण के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूँ नगरीकरण क्या है। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखो, एक चीज तो होती है नगर, एक चीज क्या होती है? नगर, और एक चीज होती है नगरीकरण। नगरीकरण, ठीक है। नगर तो है, नगर जो है सबसे पहले इसको हम समझ रहे हैं कि नगर क्या है। नगर वो है जहां लोग बढ़ जाते हैं, मतलब जनसंख्या का बढ़ जाना सिर्फ नगर है, जनसंख्या का बढ़ जाना। जबकि नगरीकरण में क्या हो रहा है? नगरीकरण में जनसंख्या के साथ, नगरीकरण में क्या हो रहा है? जनसंख्या के साथ आर्थिक, क्या बढ़ा है? आर्थिक सेवाएं, यानी पैसे कमाने के जो संसाधन है वो भी बढ़ते हैं। दूसरा, आर्थिक के बाद सामाजिक परिवेश को भी डेवलप किया जाता है, जबकि शहरों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर परिवेश किया जाता है। नगरों को सुव्यवस्थित किया जाता है, अच्छी मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। समाज यानी कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको एक समाज समझकर उनके मनोरंजन की आदि चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। जनसंख्या के साथ कई चीज़ों को डेवलप किया जाता है जब नगरीकरण है। जब क्या कहलाता है? वो नगरीकरण कहलाता है। इससे पहले हम इसको क्या कह रहे थे? सिर्फ नगर कह रहे थे। तो नगरों से ही बनता है नगरीकरण। अब जो ये जो चीज़ है इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो नगर है उसके बारे, उसकी जो परिभाषा है वो देने वाले दो व्यक्ति हैं। नगर की परिभाषा देने वाले कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। एक तो थे बर्गले, एक कौन थे? बर्गल या बर्गले, इसका सही नाम क्या है? बर्गले। और बर्गले जो कह रहे हैं कि नगर जो हो लोगों का अचानक से एक स्थान पर बढ़ जाना और जो है पब्लिक का जो एक ही क्षेत्र पर दबाव बढ़ जाना, पूरी तरह से लोगों का एक ही जगह इकट्ठा हो जाना जो होता है
वो जनसंख्या का एक तरह से उस क्षेत्र में बढ़ा हुआ रूप जो है वो नगर है। तो ये कौन कह रहे हैं? बर्गले कह रहे हैं। इनके बाद दूसरा जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उनका नाम है डिकिंसन। क्या नाम है? डिकिंसन। डिकिंसन। ये दोनों तो बता रहे हैं नगर के बारे में, जबकि यहां जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो ये दोनों व्यक्ति हैं, एक तो श्रीनिवास और एक किंग्सले। क्या नाम है इनका? एक का नाम श्रीनिवास, एक का नाम श्रीनिवास और दूसरे का नाम किंग्सले। यानी ये तो शहर की सुविधा के बारे में बता रहे हैं और ये शहर में लोगों को बढ़ने की जो बात है उसको बता रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। श्रीनिवास कह रहे हैं नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है। ये कह रहे हैं कि नगरीकरण का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ गई, सिर्फ लोग बढ़ गए। इसका मतलब यह है वरन, यानी इसका मतलब यह है सामाजिक आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन से है। यानी कि सबसे पहले श्रीनिवास बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र में लोगों का बढ़ जाना नगरीकरण नहीं है। केवल यही नगरीकरण नहीं है, तो सिर्फ नगर है, लेकिन वहाँ सामाजिक और आर्थिक संसाधन अवेलेबल हो जाते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलने लग जाती है, तब ये चीज कहलाती है नगरीकरण। क्या कहलाती है? नगरीकरण। इसी बात को किंग्सले जो है वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, जिनका पूरा नाम किंग्सले डेविस है। किंग्सले डेविस कह रहे हैं नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, यानी ये फिक्स है, चलेगी चलेगी। अगर नगर बढ़ा है तो नगरीकरण होना तय है। मतलब लोग बढ़े हैं तो सुविधा गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और मतलब रोजगार वहाँ है इसीलिए लोग वहाँ आए, आर्थिक प्रक्रिया वहाँ हो रही है इसलिए लोग वहाँ बढ़े हैं। इसका मतलब नगर अगर बढ़ा है, नगर अगर बना है तो नगरीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, निश्चित रूप से चलेगी। ये कौन कह रहा है? किंग्सले। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, यानी डेफिनेटली चलेगी, पक्का चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, किंग्सले की बात को बता रहा हूं मैं, कि एक शहर के अंदर ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ज्यादा लोग आए जा रहे हैं, इसका मतलब वहां कुछ तो है, रोजगार हो सकता है, आर्थिक सुविधाएं अच्छी हो सकती है वहां की। इसका मतलब जहां संख्या बढ़ी है निश्चित रूप से ही नगरीकरण यानी लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। ठीक है। परिवेश का वे चक्कर है जिसमें कोई समाज खेती अर्थ से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। किंग्सले बहुत अच्छी बात बताता है, यानी लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे निश्चित क्रम से कोई ना कोई व्यवसाय है, और व्यवसाय कृषि कतई नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो कृषि को छोड़कर, खनन को छोड़कर, मछली पकड़ने को छोड़कर और फूलों का संग्रहण करने को छोड़कर यहाँ औद्योगिक कार्य में संलग्न होंगे, उद्योगों के काम को सीखेंगे, परिवहन के काम को सीखेंगे, संचार के काम को सीखेंगे। तो जो लोग वहां से उठकर प्राथमिक व्यवसाय से उठकर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में जो लोग आए हैं, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय की तरफ जो लोग आए हैं, प्राथमिक व्यवसाय से उठकर बाकी व्यवसायों की तरफ लोग अगर आए हैं, खेती, हर व्यक्ति जो खेती करने वाला अब उद्योग में काम अगर कर रहा है, इसी को नगरीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नगरीकरण कहते हैं। ये कौन बता रहा है? मैं नहीं, ये कह रहा है किंग्सले। कौन कह रहे हैं? बताओ। बर्गल ने क्या कहा था? बर्गर नहीं है वो, बर्गल नाम है उनका, क्या है? और डिकिंसन ने क्या कहा था? वो नगर के बारे में बता रहे थे और ये नगरीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ये थी हमारी बात। ये बर्गल, ब्रंगले और डिकिंसन, ठीक है ना। इनका नाम बड़ा अटपटा है साहब, ब्रंगले पता नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में नगरीकरण। भारत का अगर नगरीकरण हम देखें तो नगर का माप नगरीय जनसंख्या से होता है। किसी भी नगर को आप कैसे मापोगे? तोल लोगे, तराजू लाए और तोल लिया, इतने किलो का जयपुर हुआ, इतने किलो का पटना हुआ, इतने किलो का कानपुर हुआ। कैसे नापोगे इसको? इसकी जनसंख्या से नापा जाता है। आज दिल्ली और बॉम्बे को हम क्यों जानते हैं? जनसंख्या के लिए जानते हैं भाई, कितनी भीड़ है वहां पे। तो किससे नापा हमने? जनसंख्या से। 2011 में नगरीय माप 31.16 है। यानी भारत में नगरों की जो गणना देखें हम, जनसंख्या की बात को अगर देखें तो 2011 में नगरीय जनसंख्या पूरे भारत की, शहरों की जो जनसंख्या है वो 31.16 है। बाकी कौन सी होगी? गांवों की और ढाणियों की, पल्ली की, और परिक्षिप्त भी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे परिक्षिप्त क्या है, वो क्या है, सारी चीजें। विकसित देशों में भारत का नगरीय प्रतिशत काफी कम है। बाकी विकसित देशों को देखें तो वहां शहरों में लोग ज्यादा रह रहे हैं भारत के बजाय। 20वीं सदी में आंकड़ा 20% बढ़ा है। 20वीं सदी में कितना बढ़ा है? 20%। अब नगरीय केंद्रों में विवर्धन मतलब लोगों का बढ़ना। विवर्धन का मतलब क्या है? यहाँ बढ़ना। विवर्धन का मतलब बढ़ना। कौन बढ़ रहा है? लोगों का। तो मैं लिख देता हूं लोग, यानी जनसंख्या। विवर्धन मतलब बढ़ना।
आवरी भाव यानी स्थापित हो जाना, स्थापित हो जाना या बसावट, बसावट। तो भारत में जनसंख्या जो है बढ़ रही है और अन्य स्थानों पर जो है उसकी बसावट हो रही है और इससे जो है नगरों में वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है? जो लोगों का जब बढ़ना हो रहा है और शहरों के अंदर बसावट हो रही है तो इससे जो वृद्धि हो रही है, इसी को एक टफ लैंग्वेज में यहाँ दिखाया गया है, जो आपकी बुक में दिखाया गया है। मैंने इसको सिंपल करके यहाँ बताया, आप समझ आना। विवर्धन का मतलब बढ़ना होता है और यहाँ बढ़ने की बात चल रही है, नगरीकरण मतलब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और सुविधाएं बढ़ रही है। आवरी भाव मतलब बसावट या स्थापित होना, आवरी भाव का मतलब बसावट या स्थापित होना। तो लोग जो है बढ़ रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं, विवर्धन आवरी भाव। शहर में या नगर में विवर्धन आवरी भाव का मतलब है लोग बढ़ रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं। तो वृद्धि हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। किस में? नगरीय केंद्रों में, मतलब नगरों में। अगर नगरों में आवरी भाव और विवर्धन हो रहा है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं, तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक वृद्धि है। और नगर का आंकलन किससे किया जाता है? जनसंख्या से किया जाता है। 2011 का माप 31 प्लस है, 31 प्लस है, बस इतना याद रखें। तो ये था भारत में नगरीकरण। अगली बहुत प्यारी चीज है, नगरीय जनसंख्या को 6 वर्गों में बांटा गया है। एक बात का यहाँ आप पक्का ध्यान रखें, नगरीय जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। जबकि नगर जो है उसको कितने भागों में बांटा गया था? नगर को 3 भाग में बांटा गया था, नगर को 3 भाग में। वो 3 भाग कौन से थे? 1, 2, 3, बस यही थे। ये तो कुछ लिखा ही नहीं सर आपने, तो 1, 2, 3 लिखा है। तो 1, 2, 3 वो कौन से थे? सबसे पहले हम जो देख रहे थे प्राचीन नगर थे, प्राचीन नगर। इसके बाद जो हम देख रहे थे वो मध्यकालीन थे, बस मध्यकालीन नगर। ये किस आधार पर है? समय के आधार पर। वो किस आधार पर है? 6 भाग जनसंख्या के आधार पर। नगर के 3 भाग समय के आधार पर। किसके आधार पर? समय के आधार पर, ठीक है। और फिर कौन सा है? आधुनिक। फिर कौन सा है भाई? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक नगर। अब इनमें खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि प्राचीन नगर 2000 वर्ष से पूर्व वाले थे। कितने वर्ष से पूर्व वाले? 2000 वर्ष से पूर्व वाले। जबकि मध्यकालीन नगर जो है इसमें 100 नगरों को हमने लिया, 100 नगर इसमें हमने जो है मोस्टली डाले हैं। और आधुनिक नगर जो है वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो इसमें यह चीज हमने देखी थी, ये जो नगर है वो कौन से नगर हैं? ये जो नगर हम देख रहे हैं ये समय के आधार पर, और ये जो बांटे गए हैं ये जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर है भाई? जनसंख्या के आधार पर है। तो इसमें प्राचीन नगर में अगर बात करें तो सांस्कृतिक और धार्मिक नगर आ रहे थे, वाराणसी जैसे, प्रयागराज जैसे, इलाहाबाद जैसे कहते हैं। मध्यकालीन के अंदर 100 नगर आ रहे थे जो राजाओं की राजधानियां, मुख्यालय आदि सब हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के जो केंद्र थे वो। आधुनिक नगर में अंग्रेजों के व्यापार की दृष्टि से तटों पर बनाए गए जो शहर है जैसे सूरत है वो सब आ रहे थे। ये समय के आधार पर हमने बांटा था। जबकि ये जनसंख्या के आधार पर प्रथम नगर कौन से होते हैं? प्रथम नगर वो होते हैं जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। बहुत सिंपल है, 1 लाख से अधिक लोग किसी शहर में हो जाते तो वो नगर बन जाता है और उसका लेवल 1 नंबर वाला होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जिसे हम महानगर कहते हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ 10 से 50 लाख के बीच में लोग रहते हैं। 10 से 50 लाख अधिक जनसंख्या, यानी 10 और 50 लाख के बीच में होते हैं। और जब ये जनसंख्या 50 लाख को पार कर जाती है, जब वो मेगा नगर हो जाता है। जब तक जनसंख्या 1 और 10 लाख के बीच है, 1 और 10 लाख के बीच है, तब तक क्या है? प्रथम नगर है। 10 लाख से लेकर, कितने लाख से लेकर? 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच है, तब तक क्या है? ये महानगर है। और 50 लाख से जनसंख्या जैसे ही ऊपर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली जो होता है वो जो नगर होता है मेगा नगर कहलाता है। 3 नगर, प्रथम नगर, महानगर और मेगा नगर। अब इस प्रथम नगर के जो साथ में छोटा नगर लगा रहता है, जो इसकी जनसंख्या बढ़ाने का काम करके इसे कभी महानगर बनाएगा, वो जो हो चौथा नगर कहलाता है। कौन सा नगर कहलाता है? चौथा जनसंख्या के आधार पर नगर कहलाता है। मैं कह रहा हूं प्रथम नगर, फिर मैं कह रहा हूं प्रथम नगर जो है वो 1 से 10 लाख तक है, जबकि महानगर जो है वो 10 से 50 लाख तक है, जबकि मेगा नगर 50 लाख से ऊपर है। कंफ्यूजन मैं जैसे हुआ आपको क्रिएट नहीं होना है उस पर, क्योंकि मैं जो आंकड़ा है दोनों का बीच का बोलो। यहाँ तो सीधे लिखा है 1 लाख से ऊपर,
10 से 50 लाख से ऊपर, 50 लाख और 10 लाख के बीच। हमें इस प्रकार का एक सारणी अलग से तैयार करना है, जो मैंने किया है। ठीक है, अब प्रथम नगर, ये जो तीनों नगर है इनको देखिए। प्रथम नगर के साथ लगा हुआ नगर, यानी इसके साथ एक छोटा नगर लग जाता है जो इसको महानगर की ओर लाएगा, वो इसका चौथा होगा। और महानगर के साथ एक छोटा नगर अगर लग जाता है जो उसे मेगा नगर की ओर बढ़ा रहा है, वो संलग्न इसके साथ हो जाता है, तो वो पांचवा होगा। कौन सा होगा? और छठा जो होगा, जो मेगा नगर के साथ मिलकर कभी ना कभी देश बना देगा इसको, यानी बहुत बड़ा शहर बना देगा, वो उसके साथ लग जाता है, तो 6 नंबर वाला होगा। ये जनसंख्या के आधार पर प्रथम नगर, महानगर और मेगा नगर, और प्रथम नगर के साथ लगा हुआ शहर, महानगर के साथ लगा हुआ शहर और मेगा नगर के साथ में संलग्न यानी लगा हुआ शहर जो होता है, इस प्रकार से ये नगरीय जनसंख्या को 6 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, बहुत प्यारी चीज हम देख रहे हैं। अब नगर जो है उनके नाम हम देखते हुए समझते हुए ये चलेंगे कि कौन सा नगर किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर सेना रहती है तो उसको किस कैटेगरी में डालोगे आप, तो उसकी कैटेगरी को देखते हुए चलेंगे हम। तो सबसे पहले प्रशासन, शहर और नगर, यानी ऐसे नगर जो प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। जैसे दिल्ली है, किस लिए जाना जाएगा? प्रशासन के लिए जाना जाएगा। किसके लिए जाना जाएगा भाई? प्रशासन के लिए जाना जाएगा दिल्ली को। ठीक है, इसको समझते हैं। पर उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, यानी जहाँ पे हाई लेवल के ऑफिस होते हैं प्रशासनिक नगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। ठीक है, इसके बाद हमारी आ रही है दिल्ली। तो आप सिर्फ दिल्ली याद रख लो तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? दिल्ली में। ठीक है, फिर भोपाल आ रहा है, शिलोंग आ रहा है, गुवाहाटी आ रहा है, इम्फाल आ रहा है, श्रीनगर आ रहा है, गांधीनगर आ रहा है, जयपुर आ रहा है। ये अधिकतर चीजों को लिया गया। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, तो सारे राजस्थान के मंत्री वगैरह, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, प्रशासन पूरा का पूरा कहाँ बैठता है? जयपुर में बैठता है। तो शहर मुख्य कौन सा है? जयपुर है। तो प्रत्येक राज्य का ऐसा शहर लिया गया है जिसे आप समझ पाए। चंडीगढ़ और नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश लिए गए, एक सेंटर का लिया गया। तो आप दो से इनको समझिए। जैसे नई दिल्ली पूरे इंडिया की गवर्नमेंट और पूरे इंडिया के प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली में बैठा करते हैं। जितने भी IAS वाईएएस जितने भी होते हैं वो सब दिल्ली में बैठते हैं। राजस्थान के RS अधिकारी जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो जयपुर में जाके बैठेंगे। इसका मतलब हम यहाँ वो शहर या उन शहरों की बात कर रहे हैं जो प्रशासनिक अभियों से या फिर जो बड़े प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग, उनकी अच्छे रख रखाव के लिए, उनकी सुविधाओं के हिसाब से जो डेवलप है, वो जो शहर है उनको प्रशासन और शहर नगर के तौर पर देखा जाता है। उच्चतर क्रम पक्का याद रखें आप। आगे देखिए, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर का मतलब होता है जहां उद्योगों का काम होता हो। जैसे जमशेदपुर, वहां टाटा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जमशेदपुर में, तो वो किस में आ गया? सेलम, भिलाई। ये भिलाई जो है ये एक प्रकार से जर्मनी जैसे देशों के सहयोग से ये जो राउरकेला, भिलाई, इसके अलावा और भी यहाँ कई कारखाने हैं। तो ये जो क्षेत्र होगा उद्योग का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? उद्योग का, जहाँ किसी ना किसी प्रकार के उद्योग लगे हुए, जैसे कोयम्बटूर, बॉम्बे, यानी जिस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा होंगे वो औद्योगिक नगर है। बस सिंपल बात है। और जिस शहर के अंदर प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारियों के ऑफिस बने हुए, चैम्बर बने हुए हैं, वो प्रशासनिक नगर है। और जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और विनिर्माण का काम यानी द्वितीयक व्यवसाय का काम ज्यादा होता हो, वो शहर अपने आप ही औद्योगिक नगर में आ जाता है। यानी औद्योगिक नगर में एक तरह से कहूं तो विनिर्माण आधारित शहर है। विनिर्माण आधारित शहर है। कौन से? ये औद्योगिक नगर, पक्का याद रखें आप। अब देखिए, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास है। यानी इन नगरों के पास कोई अभिप्रेरक यानी मोटिवेट करने वाला कोई साधन है तो वो सिर्फ उद्योग है। इनके पास क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ उद्योग है। परिवहन नगर की बात हम कर ले। परिवहन यानी जहां से आदान प्रदान वस्तुओं का होता है, आयात निर्यात जहां से हो सकता है, साधन सुविधा संपन्न जहां मिलती है, वो परिवहन नगर कहलाते हैं। ठीक है, ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न होते हैं। ये पतन नगर का मतलब होता है अधिकतर ये तटों पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? अधिकतर तटों पे मिलेंगे। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत के इस तरफ जो है अरब सागर है, आप सब जानते हैं अरब सागर। अरब सागर, भारत के इस तरफ बंगाल की
खाड़ी है और यहाँ द्वीप बने हुए हैं ढेर सारे, लगभग इसमें 572 के आसपास द्वीप है। कितने द्वीप हैं यहाँ पे? 572 द्वीप है। जैसे लाहीचिंग द्वीप होता है यहाँ पे, मिनिकॉय द्वीप इस तरफ बना हुआ है, यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। ठीक है, मिनिकॉय जैसे, लक्षद्वीप जैसे, ऐसे कई द्वीप है। तो यहाँ जैसे मान लो कि ये हमारा केरल है और यहाँ पे कोई तट बना हुआ है जहाँ से नाव जो है यहाँ से किसी देश से इधर से कोई सामान लेके आ रही है। नाव क्या लेके आ रही है? किसी भी देश से कोई सामान इधर से लेके आ रही है इस प्रकार से, और यहाँ एक स्टेशन बना दिया जाता है इस स्थान पर। ये कहलाता है तट तो है ही, लेकिन तट के साथ इसे कहेंगे पतन। इसे क्या कहेंगे? पतन। इसे पोताश्रय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोताश्रय भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह। यानी कुल मिला के नाव यहाँ रुका करती है, कुल मिला के नाव यहाँ रुका करती है, और नाव के रुकने के कारण ये जो क्षेत्र है बंदरगाह या पोताश्रय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शहर होंगे, जैसे कि इसके आसपास केरल के जितने भी शहर होंगे, या केरल जो मुख्यतः होगा वो परिवहन नगर में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? परिवहन। जैसे कि यहाँ गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे हमने एक बंदरगाह बना रखा है जिसका नाम है कांडला। जिसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। अब कांडला जो बंदरगाह है वो किस नगर में आएगा? वो सीधा सीधा पर्यटन नगर में, परिवहन नगर में आएगा, परिवहन नगर में आएगा। तो देखिए आप कांडला मिल जाएगा आपको, ये रहा कांडला बंदरगाह इस प्रकार से। ठीक है, अब कोची भी एक बंदरगाह है, कोझिकोड भी एक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम भी एक बंदरगाह है इत्यादि। अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियों और जैसे धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी आदि हो सकते हैं। यानी परिवहन नगर वो नगर है, यहाँ सिर्फ हमने जल परिवहन की बात की। स्थल परिवहन के नगर भी इसमें आ सकते हैं, रेल परिवहन के नगर भी, रेल और सड़क दोनों स्थल में आते हैं, तो स्थल परिवहन आ सकता है, जल परिवहन आ सकता है, कोई अच्छा एयरपोर्ट है वो भी परिवहन नगर में शामिल हो सकता है। लेकिन परिवहन नगर में एयरपोर्ट की दृष्टि से कोई भी शहर इस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ है। तो परिवहन नगर में आपको कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम आदि सब आपको याद रखना है। धुरिया और धुलिया और मुसलराय, इटारसी, कटनी आदि भी आपको याद रखने हैं। तो जो हमने पहले देखे हैं औद्योगिक नगर में, तो जहाँ उद्योग अच्छे हैं वो औद्योगिक नगर है, प्रशासनिक के अंदर जहाँ प्रशासन अच्छा है वो है, और परिवहन में जहाँ का परिवहन अच्छा है, जहाँ साधन संपन्न है वो है। अब हम आगे देख रहे हैं वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक जो नगर होते हैं उनमें मूलभूत तरीके से और मुख्यतः जो वस्तु हमें दिखाई देती है वो व्यापार पर टिकी रहती है। किस पर टिकी रहती है? यानी ये जो वाणिज्यिक जो नगर होते हैं ये व्यापारिक नगर होते हैं। यानी वणज वर्ग जो होता है, जो व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें ज़्यादा हुआ करते हैं। यानी कि ये जो नगर है मुख्यतः किस पर टिका हुआ है? ये पूरी तरह से व्यापार पर ही टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? व्यापार पर। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता एक ऐसा नगर है जहाँ व्यापार जो है, बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा चला करता है। सहारनपुर जो है, सतना जो है इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके 3 शहरों के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जहाँ वाणिज्य व्यापार यानी कि व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में चला करता है। अब अगर हम बात करें खनन नगर की, किस नगर की बात करें? खनन नगर की। खनन नगर की बात करें तो जहाँ खनन होता है। अब आप कहेंगे सर खनन क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को, क्या कह रहे हैं हम? किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना खनन है। किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना क्या है? खनन है। तो आप ये याद रखें कि खनन है क्या? किसी भी वस्तु को जब हम खोद के प्राप्त करते हैं तो उसे खनन कहते हैं। और जिन शहरों के अंदर ये प्रक्रिया होती है ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। जैसे रानीगंज, यहाँ लोहा वगैरह निकला करता है। जैसे कि जरिया, डिगबोई जो असम में है, रानीगंज झारखंड, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये आदि जो शहर हैं जिसे आप देख रहे हैं वो सारे ही जो है
खनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनन से संबंधित है। तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखें, ये पक्का याद रखें आप। खनन जो है जिन शहरों के अंदर या आसपास होता है, उनके आसपास जो शहर बसे हुए हैं या वो शहर जहाँ खनिजों का उत्पादन होता है और खनन प्रक्रियाएं होती है, तो वो शहर सारे ही खनन प्रकार के शहर होंगे। आगे देखिए, गैरिसन का मतलब होता है छावनी। अब आप कहेंगे सर छावनी क्या है और छावनी क्या होता है? जहाँ सेना रहा करती है, या तो अंग्रेजों के ज़माने में सेना रहा करती थी, या राजा महाराजाओं के समय में सेना रहा करती थी, और या वर्तमान में जहाँ सेना रही है, तो कुछ सेंटर ऐसे बन जाते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे बन जाते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं जो नगरों के रूप में डेवलप हो जाते हैं, उसे हम छावनी कहते हैं। जैसे राजस्थान में एक नसीराबाद छावनी है, मध्य प्रदेश में एक नीमच छावनी है। तो इस प्रकार छावनी बना करती है। इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ। गैरिसन का मतलब सेना का क्षेत्र होता है। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर। तो ये उधमपुर है, बबीना है, महू है, जालंधर है, ये अंबाला जो है, ये गैरिसन जो है उस प्रकार के शहर है। धार्मिक और सांस्कृतिक की अगर बात करें, तो जहाँ धर्म का महत्व है, जहाँ संस्कृति का महत्व है, जहाँ धार्मिक कारण से क्षेत्र बन जाता है, जैसे कि राजस्थान के अजमेर के पास 20-25 किलोमीटर हम चलते हैं पश्चिम की तरफ, तो एक शहर आता है जिसका नाम है पुष्कर, एक नगर आता है जिसका नाम है पुष्कर, क्योंकि वह ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है, इसलिए वो धार्मिक रूप से डेवलप हो गया। किस रूप में डेवलप हो गया? धार्मिक रूप से। जैसे बालाजी तिरुपति जो है, जैसे अजमेर में जो है दरगाह है और वो भारत की सबसे अच्छी दरगाह मानी जाती है, तो लोग वो जो है ख्वाजा साहब की एक ही दरगाह है, तो लोग वहाँ आया करते हैं। तो ऐसे ही वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन आदि धार्मिक स्थल सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक का मतलब है लोग धर्म से जुड़कर या अपनी संस्कृति से जुड़कर जिन शहरों को ही डेवलप कर लेते हैं, जो शहर बन जाया करते हैं, उन्हें हम जो है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहते हैं। आगे देखिएगा, शैक्षिक नगर, ये बड़े अच्छे नगर होते हैं जो शिक्षा के लिए डेवलप हो गए। किसके लिए डेवलप हो गए? शिक्षा के। जैसे प्राचीन नालंदा का नाम हम सुनते हैं, तो नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था। पहले बाहर विदेशों से लोग उस समय पढ़ने आया करते थे, तो जैसे नालंदा है जो शिक्षा के लिए। मुख्य परिसर में नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ कौन सा आ रहा है भाई? अलीगढ़ शिक्षा के लिए माना जाता है अलीगढ़ को, ठीक है। पिलानी और इलाहाबाद ये शिक्षा क्षेत्रों के रूप में। पर्यटन की अगर बात करें, जहां लोग घूमने आते हैं, कुल्लू मनाली, गोवा है ना, आदि क्षेत्रों में घूमने आया करते हैं, जैसे नैनीताल जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, मसूरी, शिमला, पचमंडी, जोधपुर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, उडमंडलम, ऊटी, माउंट आबू राजस्थान कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान है। गंतव्य मतलब लोग पहुंचते हैं। नगर अपने प्रकारों में इस तरह नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां लोग बाहर से आते हैं तो वो पर्यटक कहलाते हैं, और वो उस क्षेत्र में आते हैं तो एक शहर डेवलप हो जाता है, तो वो पर्यटन नगर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पर्यटन नगर। आगे देखिए, नगरों की विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नगर जो होता है उसमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि लोग दौड़ दौड़ के वहाँ आ रहे हैं? सबसे पहली बात रोजगार है, दूसरी बात शिक्षा है, चिकित्सा है, सुविधाएं हैं, परिवहन है, संचार है, उद्योग है, सारी चीजें ही तो होती है नगरों में, इसलिए तो लोग नगरों की तरफ आते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं, उन्हें हम कहेंगे विशेषताएं। देखो पहली क्या है, ये नगर प्रशासन नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड या नगर निगम द्वारा शासित होता है। यानी नगर में या तो नगर पालिका होगी, या कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, या नगर निगम होगा। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ऐसे जो होते हैं, वहाँ पे जो पार्षद और जो महापौर और सभापति जो होते हैं वो शहर को कंट्रोल करते हैं, तो वो सभापति और महापौर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे नगर निगम तो महापौर होगा, अगर नगर परिषद और नगर पालिका जो है उनमें सभापति वगैरह जैसे लोग हुआ करते हैं जो नगर को कंट्रोल करते हैं। जैसे गांव में सरपंच कंट्रोल करता है ना, वैसे शहरों में नगरों में जो है नगर के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं राजनीति के तौर पर। नगरीय बसावट का आकार जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। शहर की आबादी आमतौर पर 5000 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा हो या अधिक हो। यानी कि गांव से बड़े होते हैं नगर, बहुत छोटी सी बात है, और जनसंख्या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में 400 लोग रहने चाहिए, जब जाके कोई क्षेत्र क्या बनेगा। कोई भी क्षेत्र गांव से शहर कब बनता है? 1 किलोमीटर में 400 लोग होने चाहिए, और इसके अलावा लगभग जो है
5,000 से लोग ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। कर दो 5,000 अपने गांव में और बना दो उसको क्या, नगर, ठीक है। शहर की बस्ती घनी है, शहर की बस्ती जो है वो घनी है, ज्यादा आबादी है। सामान्यतः नगरीय जनसंख्या का घनत्व 1,000 या उससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग मील क्षेत्र में है। शहर की बस्ती घनी होती है, यानी शहर जो होता है वो घनी आबादी का होता है। सामान्यतः नगरीय जनसंख्या का घनत्व 1,000 या अधिक वर्ग मील क्षेत्र में होता है, यानी नगर जो होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मील में काफी नगरीय लोग होना जरूरी है। नगरों में भवन निर्माण मनमाने ढंग से नहीं, ऐसे नहीं कि इधर दीवार निकाल दी इधर निकाल दी, गांव में लड़ते हैं ना वो, इधर दीवार निकाल दी, मेरे दीवार के अंदर तूने दीवार कैसे घुसा दी, है ना, लाठी कुल्हाड़ी लेके लड़ा करते हैं। शहर में ऐसा मामला ही नहीं है, कोई दीवार किधर ही नहीं घुसा सकता। पहले नगर निगम तय करती है, सुव्यवस्थित करती है, नगर पालिका या नगर निगम या नगर द्वारा कोई भी जो सिस्टम वहां पे बना हुआ है वो तय करता है कि तेरा मकान इतनी दूरी होगा, आगे 24 फीट 12 फीट की सड़क छोड़ी जाएगी तो छोड़ी जाएगी, नहीं तो बुलडोजर आता है और गिरा जाता है। नगरों में भवन निर्माण मनमाने ढंग से नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से किया जाता है। परिवहन और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है। लोगों के घर अक्सर पक्के और बहुमंजिला होते हैं। सड़कों, गलियों, पानी की आपूर्ति, बिजली, सीवरेज, स्वच्छता और संचार और यातायात की योजनाएं बनाई गई हैं। नगरों में भवन निर्माण मनमाने ढंग से नहीं बल्कि सुनियोजित होता है, जबकि गाँव में तो आप देखते हैं जिधर चाहे उधर कुछ बना सकते हैं। शहरों में सड़कें जो होती है, नालियाँ जो होती है, बिजली के खंभे जो होते हैं, टेलीफोन के तार जो होते हैं बड़े व्यवस्थित लगाए होते हैं। वो आपने खुद ने देखा कितने व्यवस्थित होते हैं, लेकिन तारीफ करना है, क्या करना है, तारीफ करना है। नगरों में शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बैंक, डाकघर आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है और नगरीय सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था है। नगरों में देखो आप शिक्षा अच्छी मिल जाती है, इसलिए तो लोग नगरों में आते हैं। मेनली कोई व्यक्ति जो है इस गांव से, क्या कह रहे हैं हम, गांव से व्यक्ति शहर की तरफ क्यों आएगा, यहां से व्यक्ति उठा है मतलब उत्प्रवास कर रहा है, क्या कर रहा है, उत्प्रवास कर रहा है। यहां व्यक्ति पहुंच रहा है मतलब आप्रवास कर रहा है, कहां कर रहा है आप्रवास, वो आप्रवास वो कर रहा है शहर के अंदर। जहां से व्यक्ति उठकर जा रहा है वो प्रतिकर्ष कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कहते हैं प्रतिकर्ष। और जहां वो पहुंच रहा है वहां उसे कोई अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब वो है अपकर्ष, वो क्या है, अपकर्ष। अब ये जो आपको दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही हैं, ये वाली, इसका मतलब प्रतिकर्ष का मतलब वहां अशिक्षा है, इसलिए व्यक्ति जा रहा है, अशिक्षा है वहां पे, ठीक है। वहां पे रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए व्यक्ति जा रहा है। यहां पे जो है चिकित्सा नहीं है, मतलब चिकित्सा का क्या है, चिकित्सा अभाव है, इसलिए ये सुविधाएं इसको यहाँ मिल जाए, इसलिए यहाँ आप्रवास या अपकर्ष करेगा। यहाँ सुविधाएं हैं, शिक्षा विक्षा जो उसको चाहिए, ये सारी सुविधाएं यहाँ इसको मिल जाती है और यहाँ ये सुविधा इसको नहीं मिल पाती है, सुविधा नहीं है और यहाँ पे सुविधा है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये थोड़ा गिचड़ पिचड़ सा यहाँ हो चुका है, लेकिन समझाना जरूरी था आपको। गांव और शहर जो है वहां से कोई उठ के बाहर जा रहा है तो प्रतिकर्ष है, उत्प्रवास है, और जहां आ रहा है वहां आप्रवास और अपकर्ष है। अशिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अभाव के कारण लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, इसी चीज को हम यहाँ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को हम समझ रहे हैं, मैंने मिटा दिया वापिस, क्योंकि इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है, ठीक है। नगरों में भवन निर्माण मनमाने ढंग से नहीं होता है, एक व्यवस्था के तौर पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होती है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। लोगों के घर अक्सर पक्के होते हैं। गांव में कैसे मिलेंगे आपको, कच्चे घर। गांव में कैसे मिलेंगे भाई, कच्चे। ये गांव मतलब ग्रामीण, और शहर मतलब शहरी, मतलब नगरी बस्ती। ये नगर की बस्ती, ये कहाँ की बस्ती है, नगर की। तो ये नगर की बस्ती और ये ग्रामीण बस्ती, यहाँ कच्चे हैं तो यहाँ कैसे हैं, पक्के हैं, ठीक है। ये बात हमने देखी, ठीक है। यहाँ हर चीज अव्यवस्थित होती है, कैसी होती है, अव्यवस्थित, यानी व्यवस्थित नहीं होती है, व्यवस्थित नहीं। कच्ची नालियाँ होती हैं, यहाँ पे कैसी होती हैं, ठीक है, ये एक कर दो, यहाँ पे ये दो, यहाँ व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित रूप, ठीक है।
पानी की आपूर्ति अच्छी होती है, पानी आराम से मिल जाता है, गांव में मिल जाता है पानी की तो गांव में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बहुमंजिले मकान होते हैं, वहाँ तो एक मंजिल के ही होते हैं। ठीक है, सीवरेज लाइन लगी रहती है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, रखना चाहिए। ठीक है, और यातायात की योजना बनाई गई है। वहाँ गांव में यातायात जो है बहुत कम होता है, शहर में यातायात अच्छा होता है। 5वां कह रहा है नगरों में शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बैंक, डाकघर आदि जैसी नागरिक सुविधाओं को बेहतर व्यवस्था और नगरीय सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था है। यानी कि जो शहर है वहाँ पे नगरों में शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, मनोरंजन भी है, बैंक भी है, डाकघर भी है आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है और नागरिक सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था है। यानी शहरों में तो आप देखो बैंक और डाकघर, बैंक सारी चीजें होती है, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती और इसी बात को हम पढ़ रहे हैं। शहरी आबादी के एक बड़े हिस्से के पास अपना घर नहीं है। इस तरह शहर में घर का उपयोग आय के साधनों के रूप में किया जाता है। यानी घर को किराए दे देते हैं, जिनके पास होता है, जिनके पास नहीं है वो किराए ले लेते हैं। तो शहर में अधिकतर लोगों के पास घर नहीं होता। शहर में घर लेना बहुत बड़ी बात होती है नहीं होती है। इसलिए गांव में तो सबके पास होता है, वो पूर्वजों के दिए हुए हैं। बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, पिता दादा सब देख के चले गए जमीन जायदाद। शहर में घर लेना बड़ी बात होती है, खुद के बलबूते पे काम करके लेना पड़ता है, तो अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है। बहुमंजिले मकान होते हैं पर हर व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। ठीक है ना, गांव में हर व्यक्ति के पास अपना घर होता है, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्तिवाद शहरी समुदाय में बहुत अधिक पाया जाता है। हर कोई सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, वे दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता है। ये सच्चाई है। शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। पड़ोसी मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी को किडनैप करके ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस में चोर आए, सब कुछ ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर पड़ोसी चिल्ला रहा है, 10 दिन बाद खुद चिल्ला रहा है, पड़ोसी देख रहा है। तो शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो शहर के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, बहुत प्यारी चीज। शहरी संबंधों में कोई गहराई और स्थायित्व नहीं है। शहरी संबंध ज्यादातर औपचारिक और अवैयक्तिक होते हैं, उनके पास अधिक दिखावा है। किसी का बर्थडे है, जाना, केक खिलाना, फोटो लेनी, समय ज़्यादा नहीं दिया जाता किसी व्यक्ति को, है ना। मतलब जाना और बढ़िया सा केक खिला दिया, फोटो ले ली, उस फोटो को स्टेटस पे लगा दिया, दिखावा। शहर की ज़िंदगी दिखावा है, गांव की ज़िंदगी रियल ज़िंदगी है। गांव की ज़िंदगी वास्तव में ज़िंदगी है, सच्चाई है। ठीक है ना, तो ऐसा दिखावे वाली ज़िंदगी में नहीं रहना। आगे देखिएगा, बहुत प्यारी चीज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारी मानव बस्ती का लास्ट चैप्टर था। और इसी के साथ ही अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, जिसमें सब लोग आइएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम जो है बहुत ही तेज़ गति से हमारा सिलेबस जो है उसको कवर करने की ओर लगे हुए हैं। आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एक भी लेक्चर अगर मिस करते हैं तो उनका बहुत कुछ छूट जाता है। दूसरा, लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें अपडेट आती रहती है। यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में आपका सिलेबस जो है, आपकी जो क्लासेज है वो कब कब आती है, इसके बारे में डिटेल से डाला हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।